हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट 3। पार्ट 1 और टू में हमने इसकी थ्योरी देखी थी कि कंपनी क्या होती है, कौन इसको बनाता है, किस एक्ट के अंडर ये बनती है, इसके फीचर्स, इसके टाइप्स, शेयर्स के टाइप्स, ऑथोराइज, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, इन सबको कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी शेयर्स को इशू कैसे करती है और कैसे ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी रिकॉर्डिंग करती है। तो चलिए देखते हैं। कंपनी शेयर्स को दो तरीके से इशू करती है, या तो वो प्राइवेटली यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को वो इशू करती है, या फिर पब्लिक यानी कि जनरल पब्लिक को ये इशू कर सकती है। अगर ये प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो उस केस में ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स ऑफर करती है, जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। और अगर ये पब्लिक इशू करती है तो उस केस में ये अपने शेयर्स ऑफर करती है जनरल पब्लिक को। और जब ये पब्लिक इशू करती है उस टाइम पे इसे सेबी के गाइडलाइंस या रूल्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली गाइडलाइन, ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि अगर कंपनी पब्लिक को इशू कर रही है शेयर्स, तो अगर उसके 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो उस केस में कंपनी शेयर्स अलॉट ही नहीं कर सकती। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया पब्लिक से तो वो सारे के सारे जितना भी सब्सक्रिप्शन आया है उनको भी उन्हें रिफंड करना होगा। वो पब्लिक को शेयर्स अलॉट ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो दो केस तरह से ये इशू करती है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। अब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स इशू करती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि पहली बार वो ऑफर दे रही है शेयर्स को सब्सक्राइब करने का पब्लिक को। अब शेयर्स दो तरह से इशू कर सकती है, कैश में भी और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कैश में जब वो इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, और अदर देन कैश होगा तो हो सकता है वो कोई और चीज के लिए, जैसे अगर उसने कोई फर्नीचर खरीदा है या कंपनी के लिए वो कोई असेट खरीद रहे हैं तो उसके बदले वो शेयर इशू कर रहे हैं, तो उस केस में वो कौन सा इशू होगा? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो शेयर्स वो इशू कर सकती है, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर पब्लिक इशू। और पब्लिक इशू जब वो फर्स्ट टाइम करती है तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। और वो शेयर इशू कर सकती है कैश में या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब जब वो इशू करती है कैश में, जब वो कैश में इशू करेगी तो शेयर्स को वो या तो पार पे इशू कर सकती है या फिर प्रीमियम पे। पार पे इशू करने का मतलब है कि जो भी फेस वैल्यू है शेयर का, फॉर एग्जांपल शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो वो 10 रुपए में ही इशू करेगी शेयर को अपनी फेस वैल्यू पे। लेकिन अगर वो प्रीमियम पे इशू करती है तो उस केस में वो अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे उस शेयर को इशू करती है। फॉर एग्जांपल शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन वो इशू कर रही है उसे 12 रुपए में, तो इसे हम बोलेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो शेयर पार पे भी इशू किया जा सकता है और प्रीमियम पे। और शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो उसे आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली आप शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, उसे आप या तो पार पे इशू करोगे या फिर प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। अब जो हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं शेयर पे, वो हम लमसम भी कलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स में भी। ये मैंने आपको बताया था कि शेयर्स जब भी कंपनी इश्यू करती है तो एप्लीकेशन के लिए पैसा मंगवाती है, तो या तो वो इकट्ठा पूरा जितना भी रुपए का शेयर है वो सारा इकट्ठा मंगवाती है, या फिर उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवा सकती है, जैसे कि जब वो एप्लीकेशन पे हो सकता है 50% मंगवा ले, उसके बाद में अलॉटमेंट पे 20%, उसके बाद में बाकी पैसे वो फर्स्ट कॉल पे मंगवा ले। तो इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट में भी पैसे मंगवा सकती है, या फिर इकट्ठे भी सारा जितना भी फेस वैल्यू है शेयर का वो इकट्ठा भी मंगवा सकती है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। फिर नेक्स्ट है एएसपीए, अमाउंट सपोर्टेड, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्या होता है? तो देखो, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो अब क्या होता है, कई बार फॉर एग्जाम्पल उसने शेयर इशू किए 10,000, लेकिन एप्लीकेशन उसके पास आ गई 20,000 शेयर्स की। तो अब
इन 20,000 शेयर्स की डायरेक्ट पेमेंट नहीं आती है कंपनी के पास। अब जो भी लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं ना, वो अपने बैंक के थ्रू करते हैं। तो बैंक जितना भी उनका अमाउंट होता है उसको ब्लॉक कर लेती है। यानी कि वो पैसा कंपनी को नहीं भेजती, एप्लीकेशन का सारा वो अपने पास ब्लॉक कर लेती है। अगर तो वो शेयर कंपनी अब उस बैंक के कस्टमर को देती है, तो उस केस में वो ब्लॉक्ड अमाउंट वो कंपनी को भेज देती है, और अगर कंपनी वो शेयर उस कस्टमर को नहीं अलॉट करती है, तो वो ब्लॉक्ड अमाउंट वापस कस्टमर के पास आ जाता है। तो समझ आया कि कभी भी जब भी हम कोई, फॉर एग्जांपल हम कोई शेयर्स खरीद रहे हैं किसी कंपनी के, तो हमने उसके लिए अप्लाई किया, 10,000 रुपए के वो शेयर थे। तो अब क्या है कि बैंक वो 10,000 रुपए की अमाउंट ब्लॉक कर लेती है अपने पास। वो पैसे कंपनी को भी नहीं भेजती। कंपनी को वो कब भेजेगी? जब एक्चुअल में कंपनी वो शेयर्स अलॉट कर देगी उसके कस्टमर को, तब वो बैंक वो पैसे कंपनी को भेजेगी। अदरवाइज वो अपने पास ब्लॉक रखेगी, और तब तक उसको ब्लॉक रखेगी जब तक कि शेयर्स का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता कि ये उसको मिले हैं या नहीं। अगर तो मिल गए तो वो पैसे चले जाएंगे कंपनी के पास, अगर नहीं मिले तो वो वापस उसके कस्टमर के पास ही रह जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यानी कि जो अप्लाई कर रहा है कस्टमर, जो एप्लीकेशन है, वो सपोर्टेड है किससे? ब्लॉक्ड अमाउंट से। यानी कि वो अमाउंट ब्लॉक हो चुका है, वो कस्टमर उसको यूज नहीं कर सकता जब तक कि वो पैसा वापस अनब्लॉक होके उसके पास नहीं आ जाता। या तो वो उसके पास आएगा या फिर वो कंपनी के पास जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एएसपीए। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? एप्लीकेंट कंटिन्यूज टू अर्न इंटरेस्ट ऑन द ब्लॉक्ड अमाउंट अंटिल द शेयर्स आर अलॉटेड। अब इसका फायदा क्या होगा? एक तो कि ये जो ब्लॉक्ड अमाउंट है बैंक के पास, इस पे जो एप्लीकेंट है उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक कि ये अनब्लॉक नहीं हो जाता अमाउंट। ठीक है, तो बैंक ने साइड में जरूर रखा है पैसा, लेकिन इंटरेस्ट अभी तक कस्टमर को वो देता रहेगा। फिर है कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन मनी ओनली फॉर द शेयर्स एक्चुअली अलॉटेड। अब क्या होगा? कंपनी को के पास भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा, उसकी ये सिरदर्दी नहीं रहेगी कि किन किन से पैसा आया है, किन किन को हमें वापस भेजना है। उनके पास पैसा तभी आएगा जब वो एक्चुअल में अलॉटमेंट करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स पे जो पैसा आना था वो कंपनी के पास एक्चुअल में पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, therefore the company does not receive excess application money from unsuccessful applicants। तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा जाता ही नहीं है। ऐसे ही द कंपनी कैन सब्सिक्वेंटली कलेक्ट अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, और बाद में कंपनी अलॉटमेंट मनी और वो भी कलेक्ट कर सकती है। ऐसे ही सपोज वुड लिमिटेड है, उसने इशू किए 1 लाख शेयर, 10 रुपए ईच के विद ₹5 पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब देखो, 1 लाख रुपए वुड लिमिटेड ने, 1 लाख रुपए के शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, रुपए के नहीं, 1 लाख शेयर्स उसने इशू किए हैं 10 रुपए के, यानी कि 10 लाख रुपए के शेयर्स उसने इशू किए। अब 10 रुपए में से 5 रुपए वो अभी मंगवा रहा है। यानी कि जब पब्लिक एप्लीकेशन भेजेगी तो उस एप्लीकेशन के साथ 5 रुपए उसे देने होंगे। बाकी के 5 रुपए वो आगे इंस्टॉलमेंट से उनसे कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब भरत ने अप्लाई किए थे 1,000 शेयर्स के लिए। अभी जो 1 लाख शेयर इशू हुए हैं, इनमें से भरत ने क्या किया? 1,000 के लिए अप्लाई किया। किसके थ्रू? एएसपीए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये मैंने आपको बताया था, उसके थ्रू अप्लाई किया, यानी कि अपने बैंक अकाउंट से। तो अब बैंक क्या करेगी? जिस टाइम वो अप्लाई करा, 1,000 इंटू 5, 5 रुपए उसे देने हैं हर शेयर के पीछे, तो 1,000 इंटू 5, 5,000 रुपीज वो ब्लॉक कर लेगा उस कस्टमर के। अब अगर भारत को 500 शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, तो ये बैंक 500 इंटू 5, 2,500 रुपए कंपनी को ट्रांसफर, 1,000 रुपए उसने अप्लाई किए थे भरत ने, लेकिन उसको अलॉट हुए 500 शेयर कंपनी से। तो 500 तो अलॉट हुए नहीं, तो 500 जो बाकी बचे हैं उसके पैसे तो वापस बैंक उसके कस्टमर के अकाउंट में डाल देगी, और जो 500 उसे अलॉट हुए हैं वो पैसे वो कंपनी को भेज देगी। तो इस तरह से एएसबीए काम करता है। समझ आया आपको कि एक्स्ट्रा मनी ना तो कंपनी के पास जाता, और ना ही एकदम से कस्टमर से सारे के सारे पैसे जाते। उसके सिर्फ उतने ही पैसे कटेंगे जितने उसको शेयर्स अलॉट होंगे। ठीक है, ये जो कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाई है, फिर उनको शेयर्स अलॉट कर रही है, किनको अलॉट कर रही है, किनको नहीं कर रही, ये सब की रिकॉर्डिंग वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करती है, आइए देखते हैं।
जब इशू की जाती है शेयर्स लमसम में, लमसम का मतलब क्या है, एप्लीकेशन पे ही हम सारा का सारा पैसा मंगवा रहे हैं शेयर का, शेयर होल्डर से, उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स इन लमसम। ठीक है। अब इसके लिए अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी आएगा हमारे पास, अप्लाई कर रहे हैं शेयर, जो एप्लीकेंट्स उनका पैसा आएगा, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जो भी पेमेंट आती है वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही आती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अब ये पैसा किसका आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। अब ये हमारी क्रेडिटर है, क्योंकि इनसे हमारे पास पैसा आ गया है, अभी तक हमने इनको कुछ दिया नहीं है, इनसे सिर्फ पैसा आया है, इसलिए ये हमारे क्रेडिटर है, और इनको कर रहे हैं हम क्रेडिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो हो गया जब एप्लीकेशन का पैसा आया कंपनी के पास, उस टाइम पे एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा है, तो ये सभी हमारे क्रेडिटर बन गए हैं, इनको हमने कर दिया है क्रेडिट। अब शेयर कंपनी जब क्या करेगी, अलॉट करेगी, तो उसके लिए एंट्री क्या करेगी, ये जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है, इनको वो क्या देगी, इनको वो देगी शेयर्स, तो उसके लिए एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहे थे, क्रेडिटर थे हमारे, और इनको अब हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, शेयर्स की, पैसे इनसे आए थे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब इनको हम पेमेंट कर रहे हैं शेयर की, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब शेयर्स इशू करते हैं तो उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट। ठीक है, पैसे आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर इशू करने पर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये तो थे जब इशू किए पार पे, लेकिन अगर इशू करते हैं शेयर्स प्रीमियम पे, प्रीमियम का क्या मतलब था, जब वो फेस वैल्यू से ज्यादा के शेयर्स इशू करें, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट तो होंगे डेबिट, क्योंकि हम उन्हें शेयर्स इशू कर रहे हैं, इसलिए उनको कर दिया डेबिट। यहाँ पे ये पहले क्रेडिट हुआ था, पहली एंट्री तो सेम रहेगी, उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट वापस डेबिट हो जाएंगे टू शेयर कैपिटल, जितना एक्चुअल अमाउंट है शेयर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो थे 10,000 के शेयर्स, तो 10,000 और 10,000 हो गए। अब यहाँ पे क्या है, शेयर्स तो है 10,000, लेकिन 2,000 प्रीमियम पे वो इशू हुए हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में तो आ जाएगा 2,000, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आगे आ जाएगा 12,000, यानी कि 12,000 रुपए हमने उनके यूज किए हैं उनको शेयर्स अलॉट करने के लिए, लेकिन शेयर्स दिए हैं उन्हें 10,000 रुपए के, 2,000 उनसे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रेडिट हो जाएगा। एक हिसाब से ये फायदा है, इसीलिए भी आप मान लो कि ये क्रेडिट हुआ है, या फिर ये हमारी इक्विटी को भी बढ़ा रहा है, इसलिए भी इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। अभी हमने देखा कि अगर हमने एक साथ लमसम में पैसे मंगवा लिए एप्लीकेशन के साथ ही सारे के सारे शेयर के, लेकिन अगर कंपनी कहती है कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट मंगवाऊंगी, शेयर की जो भी फेस वैल्यू है उसको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में कर कर मंगवाएंगे, तो उस केस में उसकी एंट्रीज हम कैसे करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आइए देखते हैं। व्हेन टोटल प्राइस ऑफ शेयर इज नॉट पेड एट वन टाइम, एक टाइम पे हमने नहीं मंगवाया, पार्ट्स में उसको उससे मंगवा रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में, तो उसमें क्या क्या चीजें होगी, पहली तो एप्लीकेशन, जब एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तब एप्लीकेशन आती है उनकी तरफ से, उसके साथ वो पैसा भेजते हैं, तो एक तो एप्लीकेशन का पैसा होगा। उसके बाद में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम मंगवाते हैं उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, फिर थर्ड में फर्स्ट कॉल, फोर्थ में सेकंड एंड फाइनल कॉल, और अगर ये तीन ही इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर फोर कर रहे हैं तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब ईच इंस्टॉलमेंट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब ये इंस्टॉलमेंट्स हम अलग अलग मंगवाएंगे, तो पहले इनके ड्यू होने की एंट्री करेंगे, उसके बाद में जब इनका अमाउंट आएगा तो उसकी एंट्री हम करेंगे, तो इन सबकी अलग अलग एंट्रीज होगी। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो जब भी पैसा आएगा तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन की मनी आई है हमारे पास, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप उनको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो अलॉट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था उसको कर देंगे डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर यही हमने प्रीमियम पे इशू किए होते तो एंट्री क्या हो जाती, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट। अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अब देखो एप्लीकेशन के पैसे आ गए, हमने उनको शेयर्स भी अलॉट कर दिए, उसके बाद में अब हमें
नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी है, मंगवानी है। जब हम नई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगवाएंगे उस टाइम पे हम एंट्री क्या करेंगे? अब देखो, शेयर कैपिटल हमेशा कितने से क्रेडिट होता है? जितने पैसे हमने मंगवा लिए होते हैं या जितने पैसे हमारे पास आ जाते हैं। अब सिर्फ एप्लीकेशन का मनी आया था तो उतने से हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब अलॉटमेंट का पैसा मंगवा रहे हैं तो अब आगे शेयर कैपिटल और हम क्रेडिट करते जाएंगे जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स मंगवाते जाएंगे। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि इसके पैसे हमारे पास आने हैं, ये डेटर बन रहा है एक हिसाब से, इससे पैसे आने हैं इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इससे क्या होगा? शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा शेयर होल्डर्स का जब वो अगली इंस्टॉलमेंट देंगे तब। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्यू होने की एंट्री। अब जब उनसे पैसे आएंगे तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। और पैसे आए किसके हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया था कि उससे पैसे लेने हैं हमें, तो वो अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी जब मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो उसके लिए सेम एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल और बढ़ जाएगा इससे, और फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू हो रही है इसलिए इसको हम कर रहे हैं डेबिट, इससे पैसे आएंगे। अब जब फर्स्ट कॉल भी हमें मिलेगी तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से जब भी इंस्टॉलमेंट्स में हमें पैसे मिलते हैं तो उनकी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब जैसे जैसे ये अमाउंट ड्यू होती जाएगी वैसे वैसे ये वाली एंट्री होती जाएगी, और जैसे जैसे पैसे मिलते जाएंगे तब तब हम ये वाली एंट्री करते जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार दोबारा से देख लो। एप्लीकेशन मनी रिमेन्स इन द शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट अंटिल द शेयर्स आर अलॉटेड। अब एप्लीकेशन मनी कहाँ पे रहती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में रहती है जब तक कि वो पैसे, जब तक कि वो शेयर्स हम अलॉट नहीं करते। जब हम अलॉट करते हैं अलॉटमेंट के साथ वो कहाँ चला जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा द फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड्स द अमाउंट बिकमिंग ड्यू बीइंग रिसीव्ड। जो दो एंट्रीज करते हैं हम, जब भी नई इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है उसके लिए और एक जब उसकी पेमेंट आती है उसके लिए। फिर अलॉटमेंट मनी इज द सेकंड इंस्टॉलमेंट पेबल। अलॉटमेंट मनी क्या होता है? सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है। और शेयर फर्स्ट कॉल थर्ड, और अगर फोर इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं तो शेयर सेकंड कॉल भी आ सकता है। फिर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक, एप्लीकेशन मनी कभी भी 25% इशू प्राइस से कम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर है 10 रुपए का तो एप्लीकेशन मनी कभी भी 2 रुपए से कम नहीं हो सकती, 2.5 रुपए से कम नहीं हो सकती, यानी कि 25% होनी चाहिए अपनी बुक वैल्यू की। जो भी इश्यू प्राइस है उसका 25% से कम हम एप्लीकेशन मनी पे नहीं मंगवा सकते। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉल्स, यानी कि जो कॉल्स है और जो अमाउंट है एप्लीकेशन का, उसके लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। तो देखो, अगर तो इनके रूल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए हैं कंपनी के, तो जो रूल्स हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं वही उस फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉल्स के रिगार्डिंग कोई रूल नहीं दिया गया तो उस टाइम पे हम कंपनीज एक्ट 2013 का टेबल एफ फॉलो करते हैं। इसके प्रोविजन, यानी कि टेबल एफ के प्रोविजंस लागू होंगे कॉल्स के ऊपर। और इसके प्रोविजन क्या क्या कहते हैं? इसके प्रोविजंस हमें ये रूल्स बताते हैं। पहला तो है देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन टू कॉल्स, यानी कि जो दो कॉल्स कर रहे हो आप इंस्टॉलमेंट की, उनमें एटलीस्ट 1 महीने का गैप होना जरूरी है टेबल एफ के हिसाब से। और ये कब फॉलो होगा? अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ तो आपको टेबल एफ फॉलो करना होगा, और उसके हिसाब से दो कॉल्स के बीच में 1 मंथ का गैप होना जरूरी है। दूसरा, कोई भी कॉल की वैल्यू 25% ऑफ द फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी शेयर का फेस वैल्यू है उसके 25% से ज्यादा आप कॉल के ऊपर नहीं मंगवा सकते। और जब भी आप कॉल करोगे उससे पहले 14 डेज का नोटिस आपको देना होगा पेमेंट के लिए। यानी कि जब भी आप अमाउंट ड्यू कर रहे हो या जब भी आप शेयर होल्डर्स को बोल रहे हो कि आप ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो, उसके लिए आपको उन्हें 14 डेज का टाइम देना होगा। और कॉल्स कुड बी मेड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द शेयर ऑफ द सेम क्लॉज। और देखो, जो भी कॉल्स है वो सभी शेयर्स के ऊपर इकट्ठी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के शेयर्स पे आप 50% शेयर होल्डर्स को बोल रहे हो कि आप फर्स्ट कॉल दे दो और 50% शेयर होल्डर्स को नहीं बोल रहे कि आप मत दो। तो आपको क्या करना होगा? सभी शेयर होल्डर से यूनिफॉर्मली वो कॉल मंगवानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 50% से मंगवा रहे हो 50% से नहीं मंगवा रहे।
फिर है टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, ये हमने कर ही लिया। इश्यू शेयर्स पार पे इश्यू हो सकते हैं या प्रीमियम पे इश्यू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे वो कभी भी इश्यू हो ही नहीं सकते। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार क्या है? जो भी शेयर की फेस वैल्यू है, अगर हम उसको उसी पे इश्यू करते हैं, इसका मतलब कि वो हमने इश्यू किया है पार पे। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू है अगर 10 और इश्यू प्राइस भी 10 है, तो इसका मतलब है कि वो शेयर हमने इश्यू किया है पार पे। एग्जाम्पल देखते हैं। आकाश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर। आकाशा लिमिटेड ने इनवाइट किए एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे, जो कि है 10 रुपए ईच, इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही इशू किया है आकाशा लिमिटेड ने। द अमाउंट पेबल ऑन ईच शेयर वॉज डिवाइडेड इंटू 3 इंस्टॉलमेंट। और ये जो भी अमाउंट पेबल है उसको उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया, यानी कि लमसम में वो पैसा नहीं मंगवा रहे एप्लीकेशन के साथ, वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवा रहे हैं। आप पहली एप्लीकेशन के साथ तो मंगवा रहे हैं 3 रुपए, फिर वो बोल रहे हैं अलॉटमेंट में 4 रुपए मंगवाएंगे और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगवाएंगे हम 3 रुपए। द एंटायर इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड। तो जितना भी इशू था वो सारा का सारा सब्सक्राइब हो गया और सारे के सारे पैसे हमें मिल गए। अब इन सब की जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन के पैसे आए होंगे हमारे पास। इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट तो डेबिट होता है, टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन। 3 लाख 3 लाख, 1 लाख शेयर इशू किए हैं और 3 रुपए एप्लीकेशन पे आए हैं, तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए आ गए एप्लीकेशन पे। अब ये हमें अलॉट करने हैं। अलॉटमेंट के लिए क्या एंट्री करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 3 लाख रुपए एप्लीकेशन के आए थे उनको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो ये एंट्री हो गई। फिर नेक्स्ट हम शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कर रहे हैं। ड्यू करने के लिए एंट्री क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये डेट ऑफ अलॉटमेंट पे हम ये एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कितना था अमाउंट में? अलॉटमेंट में 4 रुपए उसने मंगवाए थे, ₹4, तो 4 लाख। अब जब उसकी पेमेंट आएगी तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हो गई जिस दिन पैसे आए अलॉटमेंट के 4 लाख। फिर नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट और फाइनल कॉल ₹3 से 1 लाख इंटू 3 लाख। और इसके लिए जब ड्यू होगी तो एंट्री क्या करते हैं? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। और जब इसकी पेमेंट आ जाएगी तब हम इसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख। फिर नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी कि जब हम प्रीमियम पे शेयर्स इश्यू करते हैं। ये कब करते हैं? देखो, अगर फेस वैल्यू है फॉर एग्जांपल शेयर की 10 रुपए और उसको हम लेकिन इशू कर रहे हैं 12 रुपए में, तो इसका मतलब हमने वो शेयर इशू किया है प्रीमियम के ऊपर। अब देखो यहाँ पे फेस वैल्यू तो है 10 रुपए, लेकिन वो इशू कर रहे हैं 15 रुपए, इसका मतलब 5 रुपए प्रीमियम के है उसमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? देखो, कंपनीज एक्ट 2013 हमें कहती है कि जब भी हमें प्रीमियम का अमाउंट मिलता है तो उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, ये एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा जिसके अंदर जो भी प्रीमियम का अकाउंट है वो हम क्रेडिट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए के शेयर है ऑफ 10 ईच, लेकिन इशू किया है 15 रुपए, यानी कि 5 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं उसको। तो ये कहाँ क्रेडिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसे आए हैं, अभी क्रेडिट होगा जब जब हम इसे प्रीमियम पे इशू करेंगे। तो ये जो पैसा है ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इसके लिए कंपनीज एक्ट ने हमें प्रॉपर बताया हुआ है कि किन किन चीजों के लिए ये पैसा यूज कर सकते हो। इन चीजों के अलावा आप कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज नहीं कर सकते। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किन किन पर्पसेस के लिए? पहला तो अगर कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तब वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकती है। उसके अलावा जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कंपनी कंपनी शुरू होने के पहले वाले जो एक्सपेंसेस है प्रीलिमिनरी, उनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट वो यूज कर सकती है। या फिर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। जब भी हम शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं उस टाइम पे हमें कुछ एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ते हैं कंपनी को, तो उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। या फिर प्रीमियम प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब अगर हम डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं फ्यूचर में, उस टाइम पे जो हम प्रीमियम उनको देते हैं
तो वो प्रीमियम हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले सकते हैं। और परचेज ऑफ द कंपनीज ऑन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, और अगर कंपनी अपने खुद के शेयर्स खुद परचेज करती है तो उस केस में भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज वो कर सकती है। तो समझ आया कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो ये पैसे आए हैं उनका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। एक तो बोनस शेयर्स लेने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस आए हैं शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने के लिए, वो आप इसे राइट ऑफ कर सकते हो। या अगर आप कोई शेयर प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो और उन पे प्रीमियम दे रहे हो उनको, तो वो प्रीमियम का अमाउंट भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हो। या फिर कंपनी अगर खुद के शेयर्स परचेज करती है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। इसके अलावा ऐसे नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसे आए हैं वो आप डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हो। ऐसे नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के लिए यूज हो सकता है। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी बैलेंस शीट में, यानी कि ये जो सिक्योरिटी शेयर कैपिटल का तो मैंने आपको बता दिया था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल का हम अमाउंट लिख देते हैं। लेकिन ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर कहाँ शो करते हैं, इसको भी लिखेंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर फंड्स के रिजर्व एंड सरप्लस के सब कॉलम में ये लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। अब देखते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम किसी भी स्टेज पे किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ मंगवाया जा सकता है। ये एप्लीकेशन के साथ भी मंगवा सकती है कंपनी। कंपनी चाहे तो इसे अलॉटमेंट पे भी मंगवा सकती है, या फिर ये चाहे तो कोई कॉल पे भी मंगवा सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ उसने मंगवाया है, तो उस केस में हम ये मानते हैं कि उसने अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम का अमाउंट मंगवाया होगा। ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं। एप्लीकेशन मनी जब आएगा तब तो सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और जब हम अलॉटमेंट करेंगे और एप्लीकेशन के मनी के साथ में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मंगवाया हुआ है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन मनी के साथ अगर आप मंगवाते हो तो ये अलॉटमेंट के टाइम ही सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दूंगी। फिर है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट के टाइम पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मंगाते हो तो उसके लिए जब आप ड्यू करोगे तभी सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे। तब एंट्री क्या करते हैं, यूजुअली हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी ड्यू हो रहा है क्योंकि प्रीमियम मंगवा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये जो अलॉटमेंट का पैसा आएगा तब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये कॉल्स इन एरियर्स डेबिट क्यों हो रहा है, ये कॉल्स इन एरियर्स मैं आपको आगे समझाऊंगी, तब हम इसको देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है और इसको हम डेबिट क्यों करते हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर फर्स्ट कॉल पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवाते हैं तो उस केस में ड्यू के टाइम पे एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट उस टाइम पे होगा जिस टाइम पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवा रहे होंगे। अगर फर्स्ट कॉल पे मंगवाते हैं तो उस टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, और जब पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आरव लिमिटेड ने 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 ईच और ₹6 प्रीमियम पे, यानी कि ₹16 वो ₹16 पे इशू कर रहा है अपने शेयर्स। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। ₹10 तो उसने मंगवाए एप्लीकेशन पे, और बाकी बैलेंस का जो अमाउंट था वो उसने मंगाया अलॉटमेंट पे। इशू फुली सब्सक्राइब हो गया और शेयर अलॉट कर दिए एप्लीकेंट्स को, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सब्सक्राइब कर लिए हैं सभी, जो भी इशू हमने किया था उतने का उतना एप्लीकेशन हमें मिल गए हैं। अब उन्हें हमें अलॉट करनी है। सबसे पहले तो जो पैसे आए हैं उसकी हम एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए आए हैं, ₹6 आए हैं 60,000 शेयर पे। सॉरी, ₹10 वो मंगवा रहा है ना एप्लीकेशन के। ठीक है, तो ₹10 आए हैं 60,000 शेयर पे, तो 60,000 इंटू 6, 6 लाख, 10, 6 लाख, 6 लाख। ये तो हो गया जब पैसे आए एप्लीकेशन के। अब जो एप्लीकेशन आई है उनको हमें शेयर से लॉट करने होंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ हम मंगवा रहे हैं, तो हम क्या मानते हैं, अलॉटमेंट के साथ ही उसने मंगवाए होंगे। तो फिर सीधा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यानी कि इस पैसे में प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 6 लाख, 6 लाख। अब
शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी ड्यू करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम्स, और वेट अ मिनट, फिर अलॉटमेंट के दिन हमने क्या किया? शेयर एप्लीकेशन, जो भी पैसे आए थे उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि उनको क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। जो भी एप्लीकेंट्स थे उनको तो एंट्री बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 6 लाख 6 लाख। अब आप एक चीज देखो, 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए प्रीमियम के थे, तो 10 रुपए अगर हम एप्लीकेशन पे मंगवा चुके हैं, इसका मतलब ये सारा का सारा शेयर वाला अमाउंट हमने मंगवाया है। प्रीमियम का अमाउंट हम अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं 6 रुपए। ठीक है, तो से अब एंट्री क्या होगी जब वो ड्यू होगा? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3,60,000। अगर अब देखो, 10 रुपए क्योंकि सारे शेयर्स के हम पहले ही मंगवा चुके हैं, तो शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट पहले क्रेडिट हो चुका है। अब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि शेयर का पैसा तो बचा ही नहीं है, अब सिर्फ प्रीमियम का पैसा बचा है। अगर शेयर का कुछ पैसा, फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए उसने एप्लीकेशन पे मंगवाए होते और 8 ही वो अलॉटमेंट में मंगवा रहा होता, तो उस केस में हम यहाँ पे अलॉटमेंट के दिन क्या एंट्री करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 6 रुपए से, और टू शेयर कैपिटल 2 रुपए से। लेकिन आप शेयर के तो सारे पैसे वो पहले ही मंगवा चुका है, एप्लीकेशन के टाइम पे 10 के 10 रुपए वो मंगवा चुका है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे वो सिर्फ प्रीमियम मंगवा रहा है, इसलिए प्रीमियम को हम ड्यू कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और जब उसकी पेमेंट आएगी तो डेट ऑफ रिसिप्ट के दिन क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3,60,000 3,60,000। ठीक है, तो इस तरह से हम इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और इश्यू ऑफ शेयर एट पार की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।